अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, तो अब हम अकोस्टिक न्यूरोमा शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले नाम को डायसेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अकोस्टिक मीन समथिंग रिलेटेड टू ईयर। न्यूरो मतलब कोई न्यूरॉन है। ओमा मतलब ट्यूमर है, मतलब कि हमारे ईयर के न्यूरॉन का ट्यूमर है, हमारे ईयर की नर्व का ट्यूमर है। और ईयर की नर्व कौन सी है? एट्स क्रेनियल नर्व, जिसको हम वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व कह रहे होते हैं। ठीक है, उसका ट्यूमर होगा। तो समझते हैं कि ट्यूमर ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है। मिसाल के तौर पर हमने एक न्यूरॉन ले लिया, जिसके डेंड्राइट्स आ गई, सेल बॉडी आ गई है, और आपको पता है श्वान सेल्स हैं। श्वान सेल्स आगे माइलिन शीट्स क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, सारी की सारी माइलिन शीट है। ये बाकी श्वान सेल्स जिनके ऊपर माइलिन शीट है। सेंटर में नोड ऑफ रेन वायरस के ऊपर हमारी नर्व ट्रैवल कर रही होती है। साइड एंड पे हमारी नर्व एंडिंग आ जाएगी, जिसके पे हमें ब्यूटन्स पाए जाते हैं, दूसरी नर्व के साथ अटैच कर होते हैं। ठीक है, ये हमारा जनरल सा स्ट्रक्चर आ गया न्यूरॉन का। मिसाल के तौर पे आप ले लो कि ये वेस्टिबुलर पार्ट का न्यूरॉन है। आपको पता है ना, जो वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व है उसके दो पार्ट होते हैं, एक वेस्टिबुलर पार्ट होता है, एक कोक्लियर पार्ट होता है। ठीक है, तो ये मोस्टली ट्यूमर देखा गया ना, ये कोस्टिक न्यूरोमा, ये वेस्टिबुलर पार्ट के श्वान सेल्स का देखा गया। ठीक है, ये वाले श्वान सेल्स होंगे, ये ट्यूमर बन रहा होगा। तो ये मिसाल के तौर पर ले लो कि आपका वेस्टिबुलर पार्ट है एट्थ क्रेनियल नर्व का, और ये पाया जा रहा है इस टाइम इंटरनल ऑडिटरी कैनाल के अंदर। आपको पता है कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है, इंटरनल ऑडिटरी कैनाल होती है, जो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा को मिडल क्रेनियल फोसा से ज्वाइन कर रही थी। इसमें से नर्व गुजरती है, फिर हमारे ईयर में जा रही होती है। आप लोगों ने पढ़ी होगी नोट में। ठीक है, इस टाइम ये हमारा जो नर्व का न्यूरॉन है ना, ये प्रेजेंट है इस टाइम इंटरनल ऑडिटरी कैनाल के अंदर। ठीक है, सबसे पहले श्वान सेल्स का ट्यूमर बनेगा। ठीक है, जिसको हम अकोस्टिक न्यूरोमा कह रहे होंगे। स्पिंडल शेप सेल्स बनेंगे माइक्रोस्कोपिकली, जब आप देखोगे ऐसे सेल होंगे स्पिंडल शेप, जिनके अंदर रोड शेप न्यूक्लियस पाए जाएंगे, वो भी एक रो के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर पाए जाएंगे। इसको हम पैलिसेड्स कह रहे होंगे। ठीक है, पैलिसेड्स यही होता है कि जो हम वाल वगैरह नहीं लगाते, क्यारी करके साइडों पे वाल लगाई होती है लकड़ी की। ठीक है, वैसे होती है कि मतलब स्ट्रेट लाइन के अंदर रोड शेप न्यूक्लियस पाए जाएंगे। और ये जो सेल्स होंगे ना, ये जो बन रहे होंगे, आपको मैंने बताया स्पिंडल शेप, ये इनरोल कर रहे होंगे ऐसे ऐसे ना, सारे की सारी नर्व को इनरोल किया होगा, इनकैप्सुलेट किया होगा। और ये ट्यूमर आहिस्ता आहिस्ता बैकवर्ड फैलेगा, ईयर की तरफ नहीं फैल रहा होगा, पीछे हमारी ब्रेन स्टेम की तरफ फैल रहा होगा, जहाँ से हमारी नर्व ओरिजिनेट होके आपको पता है इंटरनल ऑडिटरी कैनाल के अंदर आ रही है। ठीक है, वहाँ से पीछे की तरफ फैल रहा होगा, आगे को नहीं जाएगा, ईयर की तरफ नहीं जा रहा होगा। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन हो गया। आपको समझ आ गया कि ट्यूमर किस चीज़ का है और कहाँ की तरफ जा रहा है। तो इस वजह से ना इसको हम तीन और नाम से जानते हैं इस ट्यूमर को। इसको हम कहते हैं वेस्टिब्युलर श्वानोमा, मतलब वेस्टिब्युलर पार्ट ऑफ एट्थ क्रेनियल नर्व के श्वान सेल्स का ट्यूमर है। ओमा मतलब ट्यूमर है। दूसरा इसका नाम है न्यूरिलेमोमा। ठीक है, मतलब कि नर्व का ही ट्यूमर है। उसके अलावा एट्थ क्रेनियल नर्व ट्यूमर भी इसको कहेंगे। आपको पता है वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व का ही तो ट्यूमर है, इसको हम एट्थ नर्व ट्यूमर भी कह रहे होंगे आसान अल्फाज में। उसके बाद अगर हम इस ट्यूमर की पैथोलॉजी देख लें तो एक बिनाइन इन नेचर है, नर्व का ही ट्यूमर रहेगा, सराउंडिंग स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व कर रहा होगा, नर्व के अंदर ही फैलता फैलता पीछे की तरफ जा रहा होगा। इनकैप्सुलेटेड मैं आपको बता चुका हूँ, स्पिंडल शेप सेल्स हैं, वो नर्व को इनकैप्सुलेट कर रहे होंगे। और हाईली स्लो ग्रोइंग है, मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग हिस्ट्री के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा, बड़ी देर से सिम्टम आ रहे, बड़ी देर की हेयरिंग लॉस चल रही है, और ये मसले चल रही है। मैं आपको आगे जाकर सिम्टम पढ़ाऊंगा, तो बहुत लंबी हिस्ट्री होगी पेशेंट की, हमें पता चल जाएगा ट्यूमर बहुत ज़्यादा स्लोली ग्रोइंग है। उसके बाद हम समझते हैं कि ये ट्यूमर स्प्रेड कैसे हो रहा है। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमारा इंटरनल ऑडिटरी कैनाल के अंदर बन रहा है। ठीक है, वहाँ से स्प्रेड हो रहा है। मिसाल के तौर पे आप ले लो कि हमारा सेरिबेलम आ गया ब्राउन वाला। ठीक है, ये हमारा पोन्स आ गया, ये पोन्स और सेरिबेलम के दरमियान हमारा ये जंक्शन आ गया, इसको हम क्या कहते हैं सेरिबेलो पोन्टाइन एंगल। ठीक है, ये हमारी ट्राइजेमिनल नर्व निकल रही जो फिफ्थ नर्व है, और ये हमारी वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व है जो हमारी एट्थ क्रेनियल नर्व, और ये हमारी मिसाल के तौर पर आप ले लो ये इंटरनल ऑडिटरी कैनाल आ गई, जहाँ से हमारी नर्व गुजर के जा रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ट्यूमर बना है, ट्यूमर फैलेगा पीछे की तरफ जाएगा, फिर यहाँ पे जब सेरिबेलो पोन्टाइन एंगल पे आ जाएगा, ये ऊपर की तरफ भी फैल सकता है, स्पिरली फैल रहा है। ठीक है, मतलब स्पिरली ऊपर की तरफ जा रहा है। जब स्पिरली जाएगा तो ट्राइजेमिनल नर्व को इन्वॉल्व कर रहा होगा, जब इन्फीरियरली जाएगा तो नीचे वाली नर्व को इन्वॉल्व कर रहा होगा। लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको पढ़ाया था कि नीचे तीन नर्व्स पाई जाती हैं, एक हमारी 9th नर्व जा रही होती है, ठीक है, फिर एक 10th नर्व जा रही होती है, एक 11th नर्व जा रही होती है। ठीक है, ये भी सेरिबेलो पोन्टाइन एंगल से ही निकल रही होती हैं। अगर ट्यूमर नीचे की तरफ फैला, इन्फीरियरली फैला, तो इन तीन नर्व्स को इन्वॉल्व कर लेगा। ऊपर की तरफ फैला तो ट्राइजेमिनल नर्व को इन्वॉल्व कर रहा होगा। ठीक है, आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, क्योंकि इसकी बेस पे ही पेशेंट के सिम्टम्स हमने देखने हैं। अच्छा, अगर अब ये ट्यूमर फैला है, ठीक है, स्प्रेड हुआ है, तो इसे नर्व्स को इन्वॉल्व कर लिया है। ये हो सकता है हमारी ब्रेन स्टेम डिस्प्लेसमेंट भी कर दे। ब्रेन स्टेम डिस्प्लेसमेंट करेगा तो तब भी आपके क्या सिम्टम आएंगे, मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा। ठीक है, और आपको पता है जब भी कोई ट्यूमर ब्रेन में बनता है तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और उसके सिम्टम आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, मैं आगे जाके दोबारा आपको रिपीट करवाऊंगा। उसके अलावा आप लोगों ने एक बात याद रखनी कि ये ट्यूमर है, आपको पता है भी सिर्फ एक साइड पर बन रहा है, ये हो सकता है हमारी राइट साइड हो पेशेंट की। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड पे बने, मतलब दोनों साइडों पे बने, तो उसको हम कहेंगे बाइलेटरल ट्यूमर है। और बाइलेटरल ट्यूमर हमेशा देखा गया न्यूरोफिब्रोमेटोसिस, आप लोगों ने डिजीज पढ़ी होगी, जिसकी टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है। न्यूरोफिब्रोमेटोसिस की टाइप 1 जो नर्व्स के ट्यूमर बना रहे होता है, ठीक है, और जो टाइप 2 होता है उसके अंदर हमारे ब्रेन के ट्यूमर बन रहे होते हैं। ठीक है, तो मोस्टली देखा गया कि जो टाइप 2 के होते हैं ना न्यूरोफिब्रोमेटोसिस, उसके अंदर बाइलेटरल ट्यूमर बन रहा होता है, दोनों साइडों की जो पोन्टाइन एंगल है ना उसके ऊपर हमें ट्यूमर देखा गया है
अकोस्टिक न्यूरोमा का, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या कर दी गई ट्यूमर की। एक क्लासिफिकेशन की गई इंट्राक्रैनिकुलर, मतलब अभी हमारी जो इंटरनल ऑडिटरी कैनाल है ट्यूमर सिर्फ वहीं का वहीं प्लेस है, ठीक है। अगर उसके बाद वो 1.5 सेंटीमीटर का ट्यूमर हो जाता है तो हम कहेंगे ये स्मॉल ट्यूमर है इस टाइम। अगर वो 1.5 से 4 सेंटीमीटर पर चला जाता है इसको हम कहेंगे मॉडरेट ट्यूमर है, ठीक है। अगर उसके बाद वो 4 सेंटीमीटर से भी ऊपर चला जाता है तो हम कहेंगे हम ये लार्ज ट्यूमर है। ये हम आगे जाके बताऊंगा कि इसको क्लासिफिकेशन को कैसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब हम सिम्टम्स पढ़ेंगे, क्लिनिकल फीचर्स पढ़ेंगे तभी हमारी क्लासिफिकेशन काम आएगी, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स क्या है। आप लोगों ने एक बात हमेशा याद रखनी, मिडिल एज लोगों में देखा गया है 40 से 60 साल के लोगों में, ठीक है। और उसके अलावा मेल और फीमेल इक्वली इफेक्टेड हो रहे होते हैं, कोई फर्क नहीं है। और अब देखते हैं सबसे पहले सिम्टम जो आ रहा होगा कोक्लियो वेस्टिबुलर सिम्टम जो आ रहा होगा। कोक्लियो से आपको समझ आ रहा है और वेस्टिबुलर समझ आ रहा है कि जो दोनों पार्ट है, कोक्लियो वेस्टिबुलर पार्ट है ना 8th क्रेनियल नर्व के, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये मिसाल के तौर पे आप ले लो, ये हमारी इंटरनल ऑडिटरी कैनाल आ गई जिसमें से हमारी नर्व गुजर रही है। आपको पता है उसकी अंदर से ही हमारी सेवंथ नर्व गुजर रही है, ग्रीन वाली, ठीक है। अब ये ब्लू वाला मिसाल के तौर पे ले लो कि कोक्लियर पार्ट है 8th क्रेनियल नर्व का, ठीक है। व्हाइट वाला आप ले लो कि वेस्टिबुलर पार्ट है 8th क्रेनियल नर्व का, ठीक है। और नीचे ये ब्रेक वाली जो रेड वाली ये इंटरनल ऑडिटरी आर्टरी आ गई, ठीक है। इंटरनल ऑडिटरी आर्टरी आपको पता है अगर इफेक्ट होगी तो तीनों नर्व्स की ब्लड सप्लाई ही इफेक्ट हो जाएगी, तीनों नर्व्स की डीजनरेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस वजह से ट्यूमर कंप्रेस ही करता होता है ना, सराउंडिंग स्ट्रक्चर को कंप्रेस कर लेता है। अगर आर्टरी कंप्रेस हो जाएगी तो तीनों नर्व्स की हमें सिम्टम देखने को मिलेंगे। अब मिसाल के तौर पर ले लेते हैं कि ट्यूमर बना है, ठीक है। उसने कोक्लियर पार्ट है जो इसको कंप्रेस कर दिया हुआ, कोक्लियर नर्व का ही अभी ट्यूमर बना था जो 8th क्रेनियल नर्व है, ठीक है। तो कोक्लियर सिम्टम्स क्या आ रहे होंगे तो हमें देखने को मिलेगा प्रोग्रेसिव यूनिलेटरल सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस। आपको पता है जो कोक्लियर पार्ट जा रहा है वो कोक्लिया के पास ही तो जा रहा है और कोक्लिया ही तो हेयरिंग को कंट्रोल कर रहा है। और मैंने आपको बताया था जब एक्सटर्नल ईयर से लेके मिडिल ईयर तक कोई मसला होगा तो उसको हम कह रहे होंगे कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है। अगर इनर ईयर का कोई मसला होगा तो उसको हम कहेंगे सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस है, ठीक है। दोनों डिफरेंट आप लोगों को बताया कि इसकी टेस्ट भी डिफरेंट होते हैं जो हम ट्यूनिंग फोक टेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस देखने को मिलेगा। यूनिलेटरल होगा मतलब एक साइड का, अगर प्रोग्रेसिव होगा, मैं आपको बता चुका हूँ हिस्ट्री बहुत लॉन्ग होती है, बहुत स्लोली ग्रोइंग ट्यूमर होता है। प्रोग्रेसिव यूनिलेटरल सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस, ठीक है। साथ में टाइनाइटिस देखने को मिलेगा। कोक्लिया इन्वॉल्व होगा तो कानों में घंटी भी बजती है, मैंने आपको मीनियर डिजीज में बताया था। और उसके अलावा डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग स्पीच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। अकोस्टिक न्यूरोमा का हॉलमार्क है कि पेशेंट अंडरस्टैंड करने में बड़ी मुश्किल पैदा करेगा और पेशेंट हमेशा कोशिश करेगा जब अगला बंदा बात कर रहा है ना तो उसको लिप्स रीडिंग करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो आवाज़ आ रही है ना वो उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा होगा। तो वहाँ से आपने गैस करना है। और आगे जाके मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा एक टेस्ट होता है स्पीच डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट, ठीक है। उसकी बेस पे भी हम डायग्नोस कर रहे होंगे कि इस टाइम कोस्टिक न्यूरोमा चल रहा है। और उसके बाद अगर अब वेस्टिबुलर पार्ट इन्वॉल्व हो जाता है, ये वाला वेस्टिबुलर पार्ट है, ठीक है। इसका ट्यूमर आ गया, ये कंप्रेस कर दिया हुआ है। अब वेस्टिबुलर पार्ट इन्वॉल्व हुआ तो क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। पेशेंट सही तरह से खड़ा नहीं हो पाएगा, सही तरह से चल नहीं पाएगा, ठीक है। अनस्टेडीनेस होगी, कदम उसके सही रखे नहीं जाएंगे, अनस्टेडीनेस आएगी, इम्बैलेंस आएगा। क्यों आ रहा है आपको पता है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स और सैक्यूल और यूट्रिकल ही तो हमारा बैलेंस कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो वेस्टिबुलर पार्ट ही तो वो सारा सिग्नल ब्रेन में लेके जा रहा है, ब्रेन को गाइड कर रहा है कि इस टाइम यहाँ पे हेड है, इस टाइम यहाँ पे हेड है, ठीक है। और बॉडी को कैसे बैलेंस करना है, बॉडी को कैसे बैलेंस करना है। अगर वही नहीं काम कर रहे तो इम्बैलेंसिंग हो जाएगी। ट्रू वर्टाइगो बहुत कम देखने को मिलता है, बल्कि 99% देखने को मिलता ही नहीं है। और आप लोग सोच रहे होंगे वर्टाइगो क्यों नहीं देखने को मिल रहा है, हालांकि वेस्टिबुलर नर्व तो इन्वॉल्व हो रही है। मैंने आपको बताया था मीनियर डिजीज के अंदर अगर हम वेस्टिबुलर नर्व को ही काट दें तो वर्टाइगो के सिम्टम बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। जब नर्व ही नहीं अंदर ब्रेन की तरफ सिग्नल लेके जा रही कि हमें मसले मसाइल आ रहे हैं तो क्या वर्टाइगो आएगा, ठीक है। मसला तब भी आया ना जब सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर जो आपको पता है सारे के सारे सेंसरी ऑर्गन है वो डिस्टर्ब हो तो फिर ही वर्टाइगो आएगा, फिर ही चक्कर आएगा ना पेशेंट को। तो अगर वेस्टिबुलर नर्व काम ही नहीं कर रही तो वर्टाइगो क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर क्रेनियल नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, जो आपको बता चुका हूँ पहले, सबसे पहले 5th नर्व इन्वॉल्व हो रही है। अगर ट्यूमर नीचे की तरफ फैलेगा तो बाकी नर्व इन्वॉल्व हो रही होंगी। अब ट्यूमर इंटीरियरली स्पिरली फैला है, ठीक है। तो 5th क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व हो चुकी है। तो 5th क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होगी तो क्या क्या सिम्टम आएंगे, रिड्यूस कॉर्नियल सेंसिटिविटी। आपको मैंने आई में पढ़ाया था जो हमारा कॉर्निया वो हाईली इनर्वेटरी स्ट्रक्चर है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा नर्व्स पाई जाती हैं। और नर्व्स भी कौन सी हैं, ऑप्थेल्मिक पार्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, जो हमारी 5th नर्व है उसका ऑप्थेल्मिक पार्ट है, ठीक है। वो जाके सप्लाई कर रहा होता है। तो अगर हमारी 5th नर्व कंप्रेस हो चुकी है, 5th नर्व इस टाइम फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रही तो कॉर्नियल सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। हम अक्सर का चेक करते हैं कि कॉटन वगैरह लगा के ना कॉर्निया पे लगाते होते हैं तो आंख ब्लिंक करती है। तो यहाँ पे रिड्यूस सेंसिटिविटी होगी, मतलब आंख ब्लिंक करेगी लेकिन बहुत देर बाद कर रही होगी। और उसके बाद फेस नमनेस देखने को मिलेगी, मतलब फेस सुन्न हो चुका होगा। क्यों हो चुका है, आपको पता है जो स्किन के ऊपर सेंसेशंस हैं वो सारी की सारी हमारी 5th नर्व ही कंट्रोल कर रही है। हालांकि फेशियल जो मसल्स हैं वो उसको फेशियल नर्व ही कंट्रोल कर रही है, लेकिन जो फेशियल स्किन की जो सेंसेशंस है वो हमारी 5th नर्व कंट्रोल कर रही है। तो इस वजह से नमनेस देखने को मिलेगी।
और मोस्टली जो फिफ्थ नर्व है तब ही इन्वॉल्व हो रही थी जब ट्यूमर 2.5 सेंटीमीटर का होगा, मतलब मिडिल साइज ट्यूमर होगा, जो मैं आपको बताया ना मॉडरेट साइज ट्यूमर होता है, तो तब ही फिफ्थ नर्व के सिम्टम देखने को मिल रहे होंगे। और उसके अलावा अगर सेवंथ नर्व इन्वॉल्व हो जाए, आपको मैं बता चुका हूँ कि जो हमारी इंटरनल ऑडिटरी कैनाल है, ठीक है, इसके अंदर ही तो हमारी सेवंथ नर्व गुजरी, अगर इसके ऊपर भी कंप्रेशन आ गया तो सेवंथ नर्व के क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो सेंसरी फाइबर्स इन्वॉल्व होंगे। आपको पता है ना सेवंथ नर्व के मोटर फाइबर्स भी जा रहे होते हैं, सेंसरी फाइबर्स भी जा रहे होते हैं। सेंसरी फाइबर इस वजह से सबसे पहले इन्वॉल्व हो रहे होते हैं क्योंकि इनके ऊपर जो शीथ होती है ना, प्रोटेक्टिंग शीथ होती है, उतनी मोटी नहीं होती। मोटर फाइबर्स के ऊपर मोटी होती है, वो कंप्रेशन से उसको बचा रहा होता है, लेकिन सेंसरी फाइबर सबसे पहले इन्वॉल्व हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें हिट्जल बर्जर साइन देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। हिट्जल बर्जर साइन ये होता है कि आपको पता है जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, जो हमारे कान का सुराख है, आगे सारी की सारी कैनाल है, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, इसकी 4 तरह की वाल्व बन सकती है। एक पोस्टीरियर वाल होती है, एक इंटीरियर वाल होती है, एक सुपीरियर वाल होती है, एक इन्फीरियर वाल होती है। जो पोस्टीरियर वाल होती है इसको हमारी फेशियल नर्व सप्लाई करती है, मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे पार्शियल सेंसेशन लॉस देखने को मिलेगा। जोर से अगर सेंसेशन करेंगे तो मिलेगी, अगर लाइट से ही सेंसेशन करेंगे ना तो सेंसेशन देखने को नहीं मिल रही होगी, उस साइन को हम कहते हैं हिट्जल बर्जर साइन, ठीक है। उसके अलावा लॉस ऑफ टेस्ट हो जाएगा। आपको पता है जो इंटीरियर 2/3 है उसको हमारी फेशियल नर्व ही सप्लाई कर रही है, तो वहाँ पर अगर हम चीनी वगैरह रखेंगे या फिर साल्ट वगैरह रखेंगे तो पेशेंट को टेस्ट सेंसेशन जा ही नहीं रही होगी हाफ जुबान की। जिस साइड का मसला चल रहा है, अगर राइट साइड का मसला चल रहा है तो राइट साइड पे उसको सेंसेशन नहीं आ रही होगी। उसके अलावा लैक्रीमेशन डिक्रीज हो जाएगी। आपको पता है लैक्रीमल ग्लैंड है उसको फेशियल नर्व ही सप्लाई कर रही है, तो लैक्रीमेशन क्या होगी, आंसू कम बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। श्रीमर टेस्ट करेंगे तो श्रीमर टेस्ट हमें नेगेटिव देखने को मिलेगा। श्रीमर टेस्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम फिल्टर पेपर आंख के अंदर रख रहे होते हैं, ठीक है, फिर उसको देखते हैं कि कहाँ तक वो गीला होता है, मतलब जो ब्लूइश लाइन हमें नजर आ रही है तो कहाँ तक आती है। नॉर्मल 20 या 15 तक होती है, लेकिन इन पेशेंट्स के अंदर 5 या 6, 7, 8 तक रह जाती है, ठीक है। तो हमें पता चल जाता है कि लैक्रीमेशन कम हो रही है, आंसू कम बन रहे हैं। और उसके बाद अगर मोटर फाइबर्स इन्वॉल्व हो गए पेशेंट के, अभी ऊपर कौन से हुए थे, हमारे सेंसरी फाइबर इन्वॉल्व हो गए, मोटर फाइबर इन्वॉल्व हो गए तो डिलेड ब्लिंक रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा। आपको पता है जो हमारी आईलिड है उसको कौन से मसल कंट्रोल कर रहे हैं, लिवेटर पल्पिब्री मसल, और लिवेटर पल्पिब्री मसल की सेंसेशन कहाँ से आ रही है, मोटर फाइबर्स और फेशियल नर्व से आ रही है, ठीक है। तो इस वजह से डिलेड ब्लिंक रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा। अगर ब्रेन स्टेम इन्वॉल्व होगी, मैंने आपको ना ब्रेन स्टेम की भी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ऊपर बताया था ट्यूमर की वजह से, अगर ब्रेन स्टेम इन्वॉल्व हो जाए, ब्रेन स्टेम के फाइबर्स कंप्रेस हो जाए। आप लोगों ने ब्रेन स्टेम में पढ़ा होगा, ट्रैक्स पढ़े होंगे, लॉन्ग ट्रैक्स होते थे, जो आपको पता था कि मोटर फाइबर्स ट्रैक्स आ रहे थे लॉन्ग, ठीक है, जो हमारी बाजुओं को और टांगों के मसल्स को कंट्रोल कर रहे थे, उनकी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करवा रहे थे, ठीक है। फिर ऐसे ही सेंसरी फाइबर्स भी आ रहे थे जो सेंसेशन ला रहे थे स्किन से, बाजुओं की और टांगों की, ठीक है। अगर यही कंप्रेस हो गए फाइबर्स तो क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, सबसे पहले एटेक्सिया देखने को मिलेगा, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट नहीं हो रही, पेशेंट सही से चल नहीं पाएगा, एटेक्सिया हो जाएगा। नमनेस ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, ठीक है, सुन्न हो जाएंगी टांगे भी और हाथ भी। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे हमारी जो सेंसेशन जा रही है स्किन के ऊपर, हमारी जो लॉन्ग सेंसरी नर्व्स हैं जो हमारी ब्रेन स्टेम से गुजर रही हैं, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज टेंडन रिफ्लेक्स हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है, आपको पता है जो ट्यूमर है वो इस टाइम इरिटेशन कर रहा है, ठीक है, नर्व्स की इरिटेशन कर रहा है, नर्व हाइपर सिक्रेटिव हुई है, ठीक है। तो हल्का फुल्का भी हम जब रबर हैमर मारेंगे ना टेंडन के ऊपर तो हाइपर फ्लेक्शन देखने को मिलेगी, इंक्रीज टेंडन रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा इन पेशेंट्स के अंदर। और उसके बाद अगर सेरिबेलर इन्वॉल्वमेंट होगी, जो हमारा पीछे सेरिबेलम है, ठीक है, जो सेरिबेलर पोंटाइन एंगल बन रहा है और उसके अंदर ही सेरिबेलम इन्वॉल्व हो जाता है, तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले हम फिंगर नोज टेस्ट करवाएंगे। आपको पता है ना, हम अपनी फिंगर करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं हमारी फिंगर के साथ फिंगर मैच करो, फिर अपने नोज के ऊपर रखो, ठीक है। फिर हम अपनी फिंगर को डिस्प्लेस करते हैं अपनी पोजीशन से, ठीक है, फिर दोबारा कहते हैं कि फिंगर के ऊपर फिंगर रखो और अपने नोज पे रखो। फिर हम जब स्पीड बढ़ाते हैं तो पेशेंट के साथ मैनेज नहीं हो पाता, उसके हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं, या फिर उसको अगर हम कह रहे हैं आंखें बंद करके अपनी नोज को टच करो, हमारी फिंगर को टच करके, तो उसे होता ही नहीं ऐसा, ठीक है। तो दूसरा टेस्ट करते हैं नी हील टेस्ट, जिसमें हम बोल रहे थे पेशेंट को जो हील है ना, अपने पाँव की हील है, उसको अपने नी के साथ टच करो, मतलब सीधा पहले लटा देना पेशेंट को, फिर उसको बोलना है जो अपनी मतलब हील है उसकी अफेक्टेड साइड की, मतलब अगर राइट साइड का मसला चल रहा है तो राइट साइड की उसको बोलना है कि अपनी हील को उठाओ, ठीक है, लेटे लेटे ही, और अपना नी को टच करो लेफ्ट लेग की, ठीक है। जब वो लेफ्ट लेग की टच करने की कोशिश करेगा तो उसकी राइट जो लेग है ना वो बहुत तेज़ी से ना कांपना शुरू कर देगी, तो हमें पता चल जाएगा इस टाइम सेरिबेलर इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। फिर डिस्टाइरोकिनेसिया भी हो जाएगा पेशेंट को, मतलब कि जो रैपिड मूवमेंट्स होती है मसल की वो नहीं कर पाएगा। अगर उसको हम बोलेंगे ना अपनी जो मुट्ठी है इसको बंद करो खोलो, बंद करो खोलो, जल्दी जल्दी करना है, तो कांपना शुरू कर देगा, उसका हाथ पूरा का पूरा कांपना शुरू कर देगा। या फिर अपना जो एक हाथ है वो जिस साइड का मसल चल रहा है, राइट साइड का मसल चल रहा है, तो उसको बोलेंगे ना लेफ्ट साइड के ऊपर कभी हाथ को सीधा रखो, कभी उल्टा रखो, कभी सीधा रखो, कभी उल्टा रखो, और तेज़ी तेज़ी से करना है, तो पेशेंट से नहीं हो पाएगा, जल्दी जल्दी से वो कांपना शुरू कर देगा। उसके बाद एटैक्सिक गेट है, आपको पता है पेशेंट सही से चल नहीं पाएगा, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स नहीं है, और इन एबिलिटी टू वॉक स्ट्रेट, और स्ट्रेट नहीं चल पाएगा। जिस साइड का मसला चल रहा है, राइट साइड का मसला चल रहा है ना, तो उस साइड पे झुकाव होगा, सीधा से चलता चलता उस तरफ ही मुड़ता जाएगा और राइट साइड पे मुड़ता जाएगा, और मोस्टली जो राइट लेग है ना उसके ऊपर गिर जाएगा, जब पाँव रखेगा ना वो उस साइड पे गिर जाएगा, फॉल हो जाएगा, ठीक है।
और उसके बाद आपको बता चुका हूँ कि जब ट्यूमर बनता है ब्रेन के अंदर तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। आप लोगों ने सिम्टम पढ़े होंगे, हेडेक देखने को मिलती है, नोजिया देखने को मिलता है, वॉमिटिंग देखने को मिलती है जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा होता है। और उसके बाद अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर सिक्स नर्व को इन्वॉल्व कर लेगा तो डिप्लोपिया देखने को मिलेगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा जो हमारी आई है उसके जो रेक्टस मसल होते हैं, 6 रेक्टस मसल होते हैं, लेटर रेक्टस मसल, मिडिल रेक्टस मसल, सुपीरियर, इंफीरियर और 2 ओब्लिक मसल होते हैं। जो लेटर रेक्टस मसल होता है उसको हमारी 6th क्रेनियल नर्व सप्लाई कर रही होती है। तो अगर ये इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी तो डबल विजन आएगी, डिप्लोपिया आएगा पेशेंट के अंदर। और पेपिलोडीमा तो आपको पता है हॉलमार्क है हमारे इंक्रीज क्रेनियल प्रेशर का। पेपिलोडीमा आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई वगैरह करते हैं तो ऑप्टिक डिस्क में हमें पानी भरा देखने को मिलता है। ये आई है ना हमारी, अगर तो जो पीछे इसकी ऑप्टिक डिस्क है जिसके अंदर हमारी नर्व गुजर रही है और आई के अंदर जा रही है, ओकुलोमोटर नर्व जा रही है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भरा देखने को मिलता है, एडीमा देखने को मिलता है। और जब हम ऑप्थेल्मोस्कोपी करते हैं और सामने रेटिना को देखते हैं, रेटिना के ऊपर हमें ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा डायलेटेड मिलती हैं, ठीक है। और जो हमारा ऑप्टिक डिस्क का मार्जिन है वो ब्लरी सा देखने को मिल रहा होता है, ठीक है। और छोटे बहुत हेमरेज भी देखने को मिलते हैं हमें रेटिना के ऊपर। तो ये कह रहे थे हमें पेपिलोडीमा हो चुका है, पेशेंट को इंट्राक्रेनियल प्रेशर इस टाइम इंक्रीज है। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ अकोस्टिक न्यूरोमा पढ़ते हैं।